पिछले क्लास में जो हम लोग ये कर रहे थे हम लोग कर रहे थे चेंज ऑफ स्टेट। क्या बताया था हम लोगों ने चेंज ऑफ स्टेट में कि जब हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, और हम लोग हीट को लेते हैं या कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो गैस से वो लिक्विड बनता है, लिक्विड से वो सॉलिड बन जाता है। तो ये स्टेट चेंज होता है, ठीक है। इसको स्टेट चेंज करने के लिए हमें हीट देना पड़ता है। जब भी कभी हम किसी चीज़ को अगर हीट देते हैं तो उसका जो हीट है और उसका जो चेंज इन स्टेट है, अगर उसका हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसका एक अलग से ग्राफ आता है, हीट वर्सेस टाइम टेकन टू चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो अगर हम उसका ग्राफ बनाते, जब किसी बॉडी को हीट देते हैं तो जाहिर है हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है या टेम्परेचर घटता है तो टाइम के साथ साथ कैसे उसमें हीट के देने से क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो टॉपिक आज हम लोग करेंगे। और उसका जो हेडिंग देते हैं, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन चेंज ऑफ स्टेट, यानी चेंज ऑफ स्टेट पे हीट का क्या इफेक्ट होता है। तो मैं ये हेडिंग डालता हूँ अभी, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या है ये, ठीक है। ये हमने हेडिंग डाल दिया, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द चेंज ऑफ स्टेट। जब कभी सॉलिड लिक्विड को हम लोग हीट देते हैं तो वो जो स्टेट चेंज होता है वो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। उसको समझने के लिए हमने ये एक डायग्राम भी ले लिया है। ये एक हमारा बीकर है और ये ब्लू कलर से ये बीकर बनाया है हम लोगों ने, और इसके अंदर जो है ना आइस डाल रखा है, ठीक है। आइस के, ये आइस है ब्लैक ब्लैक जो हमने इसका बना, वो आइस के छोटे 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 पीसेस हैं। और ये हमारा एक स्टीयरर है, यानी कि एक हमें घुमाने के लिए उसको घुमाते रहेंगे। और ये है, ये एक हमारा थर्मामीटर है, ये हमारा एक थर्मामीटर है, ये थर्मोमीटर है ये, ठीक। और ये स्टैंड है जिसके सपोर्ट में ये थर्मोमीटर इसके अंदर है। कितनी बात सुन में। तो ये एक हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया, ये बर्नर है, इससे हल्के हल्के हम लोग हीट देंगे ज़रूरत के हिसाब से। तो अगर हम लोग मान लो ये अभी बर्नर से हीट नहीं दे रहे हैं तो ये जो है ना आइस के पीसेस होंगे और इनका अपना एक टेम्परेचर होगा। आमतौर पे जो आइस होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री होता है, ठीक। अब क्या होगा, जब हम लोग इसमें से हीट देंगे तो हल्के हल्के जब हीट मिलेगा तो ये आइस के पीस जो है ना मेल्ट करना शुरू करेगा, मेल्ट करना शुरू करेगा। लेकिन सडनली सब मेल्ट नहीं होगा, थोड़े थोड़े मेल्ट करना शुरू करेगा। तो फिर क्या होगा कि वहाँ वाटर भी होगा, वहाँ आइस भी होगा। जैसे हम लोग गर्मियों के दिन में क्या करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो, या बच्चे आइसक्रीम फ्रीज से निकालते हैं और फिर हाथ में लेकर रखते हैं, तो हाथ में रहता है आइसक्रीम, और आइस जो होता है आइस के ब्लॉक जो होते हैं वो मेल्ट करते रहता है, हाथ में ठंडा भी लगते रहता है और काफ़ी देर के बाद वो मेल्ट होता है। देखा तो होगा इस तरह से। तो ऐसे ही बोला कि इसको हल्के हल्के हीट देते रहेंगे तो ये आइस का पीस भी होगा और वाटर भी होगा उस वक्त। और उसका टेम्परेचर अगर रिकॉर्ड करेंगे यहाँ से थर्मामीटर से तो पता ये चलेगा कि वो 0 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हम हीट दे रहे हैं। क्या समझ में आया कि जब हम हीट दे रहे हैं तो आइस मेल्ट कर रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, वो 0 डिग्री पे ही रुका हुआ है, ठीक। और जैसे जैसे हीट देते रहेंगे वो आइस मेल्ट होता रहेगा और पानी बढ़ता रहेगा, यानी कि आइस भी होगा और पानी भी होगा, ये दोनों का मिक्सचर रहेगा उसमें। थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर हीट देने के बाद देखेंगे कि आइस कंप्लीटली मेल्ट हो गया, आइस कंप्लीटली मेल्ट होगा। अब आइस के पीस नहीं बचे, तो अब सिर्फ वाटर ही वाटर है। कितनी बात में। अब जब सिर्फ वाटर आता है, कुछ देर के बाद ऐसा सीन आता है, ऐसा सिचुएशन आता है, फिर कुछ देर के बाद जब सिर्फ पानी ही पानी होगा तो हीट तो हम दे ही रहे हैं कंटिन्यू। तो अब क्या होगा, उस पानी का या उस वाटर का टेम्परेचर राइज करना शुरू करेगा। पहले कितना टेम्परेचर पे रुका हुआ था, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। उस वक्त स्टेट चेंज हो रहा था, यानी कि आइस जो था सॉलिड था वो लिक्विड में चेंज हो रहा था, गर्मी भी मिल रही थी मगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था।
टेम्परेचर उस वक्त तक वही 0 डिग्री था जब तक के पूरे आइस कंप्लीटली मेल्ट होके लिक्विड में नहीं चला गया। जब लिक्विड में चेंज हो गया पूरा कंप्लीट, अब हीट दे रहे थे तो अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू किया। अब क्या होगा, जो भी हीट देंगे और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। और क्योंकि इसमें सिर्फ वाटर ही वाटर है, बढ़ते 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 थोड़ी देर में वाटर का टेम्परेचर जो होगा उसका, जैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है तो 100 डिग्री भी आ जाएगा। अगर कोई दूसरा लिक्विड लेंगे तो उसका अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड जो रेफरेंस पॉइंट जो है ना वाटर से ही लेके चल रहे हैं हम लोग बात को समझने के लिए। ठीक है, तो जब इसको हीट करेंगे टेम्परेचर बढ़ते 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 जब 100 डिग्री पे आएगा तो पानी में बॉइलिंग शुरू होगा। वैसे 100 से पहले ही बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। 100 जब से वाटर का टेम्परेचर 70 80 90 पे होता है तो बबल्स बनते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम लोग जो बर्तन रखते हैं अपने बर्नर पे चूल्हे पे रखते हैं और जब वो हीट करते हैं ना तो नीचे बॉटम में छोटे छोटे बॉल्स टाइप के बनने लगते हैं। 60-70 डिग्री जब टेम्परेचर आता है तो छोटे छोटे बॉल्स बनने लगते हैं, फिर वो ऊपर आते हैं खत्म हो जाते हैं, फिर नीचे से निकलते हैं ऊपर आते हैं खत्म हो जाते हैं। ये खत्म कैसे हो जाता है पता है? क्योंकि जब हम लोग हीट दे रहे होते हैं ना तो नीचे का जो सेक्शन है बॉटम बर्नर का या वैसल का जो बर्तन का जो निचला हिस्सा है वो ज़्यादा गर्म होता है और पानी जो नीचे है वो ज़्यादा गर्म है। जैसे वो बबल्स नीचे से ऊपर की तरफ आएगा वो ठंडा होता जाएगा। ऊपर वाला पानी जो ना नीचे के कंपेयर में ठंडा होता है, तो जैसे वो ऊपर आएगा वो ठंडे में आते आते फिर वो डिसअपियर हो जाता है, बबल्स खत्म हो जाता है। क्योंकि उतना टेम्परेचर ऊपर में नहीं होता जितना नीचे में होता है। कितनी बात सुनिए, तो नीचे बॉटम में बबल्स तो बनते हैं, ऊपर आते 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 खत्म हो जाते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है कि बबल्स नीचे से ऊपर आते, ऊपर क्यों आते हैं? क्योंकि नीचे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ऊपर कम टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन वाटर का ऊपर का टेम्परेचर कम होता है, कोल्डर होता है, ठंडा होता है, तो वहाँ पे वो उतने टेम्परेचर पे डिसअपियर हो जाता है। नीचे पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बबल बनता है। ओके, तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है। जब 100 डिग्री आ जाएगा तो अब पानी यानी पूरे पानी में हर जगह नीचे बीच में ऊपर हर जगह टेम्परेचर जब 100 आ जाएगा तो हर जगह बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। हर जगह इधर भी बुम बुल 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 बुल। देखा खाना वाना बनते पानी को उबलते देखा तो होगा। आजकल तो सर्दी में पानी गर्म करके नहाते हम लोग गीज़र से भी। और भी बहुत सारे मोड है मगर गीज़र भी एक तरीका है, हम लोग पानी उबाल के पानी को गर्म करके वैसे खाना बनाते वक्त तो देखा ही होगा। तो ठीक है, पानी चारों तरफ से उबलने लगता है, बुल 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 उबलने लगता है, वो 100 डिग्री होता है। कितनी बात सुनी? लेकिन 100 डिग्री पे पानी जो है भाप बनना शुरू हो जाता है। क्या? 100 डिग्री पे जब टेम्परेचर 100 हो गया, अब पानी बॉयल करने लगा, तो बॉयल करेगा तो क्या होगा? लिक्विड वेपर में चेंज होने लगता है। बॉइलिंग का मतलब यही होता है कि लिक्विड जो है ना वेपर में चेंज होने लगता है। देखा हो ना, भाप निकलते रहता है, भाप निकलते रहता है, वेपर में चेंज होने लगता है। और वो आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है ना कम होता है, पानी का लेवल कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है। कितनी बात सुन में? लेकिन अगर उस वक्त जब बॉयल कर रहा होगा, हीट भी दे रहे हैं और टेम्परेचर का रीड करेंगे तो कितना होगा पता है? 100 डिग्री ही होगा। 100 डिग्री ही रहेगा, जबकि हीट कंटिन्यू चल रहा है। 100 डिग्री टेम्परेचर भी आ चुका है और अब 101 नहीं हो रहा टेम्परेचर। क्या हो रहा है? सिर्फ लिक्विड जो ना वेपर, वाटर जो ना लिक्विड फॉर्म में था, अब वो वेपर में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है। टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री है। कितनी बात समझ में आई? लेकिन हीट कंटिन्यू ले रहा है, हीट कंटिन्यू दे रहे हैं हम लोग, हीट कंटिन्यू दे रहे हैं और कंटिन्यू देते रहते हैं तो क्या होता है कि लिक्विड जो ना वेपर में चेंज होता रहता है, टेम्परेचर 100 ही रहता है, वो कम नहीं होता है। और वो हीट लेते रहता है, हीट जाते रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद जितना भी पानी होता है पूरा ही भाप बन जाता है, स्टीम बन जाता है, स्टीम बन जाता है। लेकिन जिस वक्त वो स्टीम बनता है कंप्लीटली उस वक्त भी टेम्परेचर का रीड करेंगे ना तो 100 डिग्री होगा। लेकिन वो जो कंटिन्यू हीट दे रहे थे वो हीट गया कहाँ? वो हीट गया कहाँ? तो एक टर्म आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट अभी हम डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट। तो क्या देखा गया कि वो जो स्टीम बन गया तो वो जो हीट दिया स्टीम को, तो जब पानी बॉयल करना शुरू किया
उस वक्त भी टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री। और जब पूरा पानी भाप में कन्वर्ट हो गया उस वक्त कितना टेम्परेचर था 100 डिग्री। तो ये हीट गए कहाँ? और इसलिए बताते हैं कि जो स्टीम होता है उसके अंदर हीट बहुत ज्यादा होता है। अगर 100 डिग्री वाटर यानी पानी उबलता हुआ पानी, पानी उबल रहा है, अगर उससे हाथ जल जाए, कभी कभी होता है ना कि किसी मिस हैंडलिंग की वजह से कभी पानी गिर जाता, हाथ जल जाता, पैर जल जाते हैं। तो अगर पानी उबलते हुए पानी से हाथ जल जाए और स्टीम से कभी कभी ऐसा होता है ना, खाना का ढक्कन खुल जाता है या खोलते हैं तो उससे स्टीम निकलता, मुंह पे आ जाता है। तो अगर स्टीम से हाथ जल जाए तो दोनों में कौन ज़्यादा सीवियर होगा, कौन ज़्यादा पेनफुल होगा? यानी एक पानी के बॉयल करता पानी से अगर हाथ जल जाता है और दूसरा स्टीम से हाथ जल जाए, जैसे ऐसे ढक्कन खोलते तो कभी कभी यहाँ पे आ जाता है, खाने का बर्तन मतलब खोलते ना तो हाथों में आ जाता है, मुंह पे लग जाता है। तो कौन ज़्यादा हमें तकलीफ देता है पता है आपको? जो स्टीम से जल बर्न करेगा ना, स्टीम से बर्न करने वाला ज़्यादा पेनफुल होता है। क्यों? क्योंकि जो स्टीम होता है उसकी एनर्जी जो है ना, उसके अंदर जो हीट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। 100 डिग्री टेम्परेचर पे जो वाटर है वो तो 100 डिग्री है, उसके अंदर हीट है, लेकिन हीट लेने के बाद वो स्टीम में चेंज हुआ है तो उसके पास जो हीट है स्टीम के अंदर वो ज़्यादा है, जबकि उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री है, मगर उसका उसके अंदर जो एनर्जी जो है ज़्यादा है। तो स्टीम से जब बर्न करता है तो वो ज़्यादा लहरता है, जलता है, जलन होता है। और जो आग गर्म पानी से जलता है उससे भी जलता है, मगर उतना जलन नहीं होता, उतना पेनफुल नहीं होता, उतना तकलीफ नहीं लगता जितना कि स्टीम वाले पानी स्टीम से जलता है। कितनी बात सुन रही? ये अक्सर पूछते रहते हैं सवाल कि कौन ज़्यादा पेनफुल होता है, अगर 100 डिग्री टेम्परेचर पे जो पानी बॉयल वाटर है उससे अगर बर्न किया या 100 डिग्री पे स्टीम जो है उससे जो बर्न किया, तो स्टीम वाला आंसर हो जाता है। ठीक, कितनी बात सुनी? ये हमने पूरा इतनी बातें बताई, समझ में आया कि पहले आइस था, आइस सॉलिड में था, फिर हमने हीट दिया तो आइस जो ना लिक्विड में चेंज होने लगा। तो एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे मिक्सचर था, आइस प्लस वाटर का मिक्सचर था, टेम्परेचर 100 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर कंटिन्यू। जब तक के आइस पूरे लिक्विड में चेंज नहीं हुआ तब तक के टेम्परेचर 0 डिग्री ही था। फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू किया, फिर बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री आया। 100 डिग्री पे पानी बॉयल करना शुरू किया, पानी भाप भी बनना शुरू हो गया, मगर जो पानी भाप बन रहा है उसका टेम्परेचर और पानी का बॉइलिंग पार्ट वाटर का टेम्परेचर दोनों ही सेम है, लेकिन उस हीट कंटिन्यू चलता रहेगा मगर टेम्परेचर उसका 100 ही रहेगा उस वक्त तक, जब तक के पूरा पानी भाप नहीं बन जाता। ठीक है? तो यहाँ इसका एक ग्राफ है, इसको एक ग्राफ से दिखाते हैं कि ये जो चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है और जो टाइम लगता है वो। तो पहले तो मैं ग्राफ बनाता हूँ, टेम्परेचर वर्सेस टाइम। ये जरा ग्राफ को समझ लेते हैं क्या है ये। इसको देखिए, क्या बताया कि जब हम लोग आइस लेते हैं तो यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, यहाँ पे टेम्परेचर 0 होता है, ये है ना ऊपर, ये टेम्परेचर एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने आइस रखा है तो उस वक्त टेम्परेचर 0 होता है, लेकिन जब हम हीट देते हैं तो आइस जो है हल्के हल्के मेल्ट करना शुरू करता है, थोड़ी देर के बाद आइस कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है। तो ये इतनी देर के बाद यहाँ तक, ये जो टाइम है इतने टाइम तक, यहाँ पे ये इतने मिनट के बाद, टाइम इन मिनट ले रहे हैं, ठीक है, इतने टाइम तक ये लिक्विड जो आइस जो ना कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है इतने टाइम में और पूरा पानी बन जाता है। ठीक, फिर ये कंटिन्यू हीट करते रहेंगे तो ये वाटर है और इसका जो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इसका टेम्परेचर, ये लिक्विड है यानी जो भी लिक्विड वाटर ले लिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता, फिर ये 100 डिग्री पे आ जाता टेम्परेचर। तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे अब क्या होता है, एक प्रोसेस वेपराइजेशन, यानी लिक्विड जो ना वेपर में चेंज होने लगता है। तो ये यहाँ से, ये देखिए इस टाइम से वेपर बनना शुरू हो जाता है, यहाँ से इस टाइम से वेपर बनना शुरू हो जाता है और ये वेपर बनता रहता है, लिक्विड जो ना वेपर में चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है। यहाँ भी टेम्परेचर जो है ना 100 डिग्री है, ठीक है, और ये वेपर बनता रहता है। यहाँ पे भी जो स्टीम बन रहा है, ये भाप बन रहा है, ये यहाँ पे भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहाँ पे ये भाप बनते जा रहा है, ये सब लिक्विड से वेपर में चेंज होते जा रहा है। ठीक, यहाँ तो टेम्परेचर राइज कर रहा था 100 पे आने के बाद, ये लिक्विड का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री हो गया, अब ये भाप बनना शुरू हो गया, टेम्परेचर 100 ही रहेगा ये।
ठीक है, टेम्परेचर अंडर, और यहाँ भाप बनता है, वेपर में चेंज होता रहे, स्टीम बनता रहेगा। तो ये एक ग्राफ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, कि कैसे कैसे टाइम के साथ साथ स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है जब हीट देते हैं। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट जो चेंज हो रहा होता है तो कैसे कैसे टेम्परेचर हीट का इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये क्या होते हैं? तो मैं एक डेफिनेशन देता हूं लेटेंट हीट का, और एक और ग्राफ इसी तरह का बनाऊंगा जो लेटेंट हीट के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, लेटेंट हीट किसको बोलते हैं? ये देखिए, लेटेंट हीट को यहाँ ग्राफ से थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे जो आइस था इसका टेम्परेचर 0 था, ठीक, लेकिन हम लोग हीट दे रहे हैं, ये हीट दे रहे हैं, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, वो स्टेट चेंज कर रहा है। आइस जो ना सॉलिड था लिक्विड में चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। जबकि हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो वो हीट कहाँ जा रहा है? वो हीट कहाँ जा रहा है? तो वो जो हीट होता है उसको बोलते हैं, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, लेटेंट का मतलब होता है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। तो लेटेंट का मतलब होता है हिडन, ठीक है ना, हिडन का मतलब छुपा हुआ। यानी जो हीट दे रहे हैं तो वो हीट से टेम्परेचर नहीं बन रहा है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो वो यहाँ से यहाँ तक जितना भी हीट हमने दिया वो लेटेंट हीट कहलाता है। यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ है, यहाँ आइस था, यहाँ तक टोटली आइस कन्वर्ट होगा वाटर में, तो ये फ्यूजन हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट किया है सॉलिड से लिक्विड में, तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी यहाँ से यहाँ तक पूरे आइस को, यूनिट मास को, या जितना भी सब्सटेंस अगर हम उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना भी हमने हीट दिया है, टेम्परेचर राइज नहीं किया, टेम्परेचर उतना ही था, तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहां से टेम्परेचर बढ़ गया, ये तो ठीक है। अब यहां से देखिए, लिक्विड से वेपर बन रहा है, भाप बन रहा है लिक्विड से, लेकिन जो हीट दे रहे हैं हम लोग, हीट तो अभी भी दे रहे हैं, मगर इसका टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना हम लोगों ने हीट दिया है लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये वेपराइजेशन तो लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये लेटेंट हीट का मतलब होता है कि हम जब हीट दे रहे होते हैं तो उस टाइम में एक जो बॉडी है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा होगा, और उस वक्त टेम्परेचर नहीं बदलता, हीट कंटिन्यू दे रहे हैं मगर उसका टेम्परेचर नहीं बदलता। तो जितना हम हीट देते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक, तो अब हम लोग एक डेफिनेशन लिखेंगे लेटेंट हीट का, साथ ही मैं कुछ और इस ग्राफ को, इस डायग्राम को बदल के बनाऊंगा दूसरे तरीके से लेटेंट को दिखाने के लिए। तो इसे बना लीजिए, इसे भी बना लीजिए, इसको मैं मिटाऊंगा। ओके, ठीक है, ये एक हमने दूसरा ग्राफ बनाया उसी का था, जो अभी अब जैसे हीट देते हैं तो स्टेट चेंज होता है, लेकिन पहला जो था हम लोगों ने ग्राफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम के रिस्पेक्ट में बनाया था। इस बार जो बनाया है टेम्परेचर वर्सेस हीट, कितना हीट दे रहे हैं, कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो हीट दे रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व मिल रहा है। ठीक है, अब मैं इस ग्राफ को समझाता हूँ, बाकी फिर उसके बाद लेटेंट हीट का डेफिनेशन वगैरह लिखूंगा। पहले इस ग्राफ को समझ लेते, मैंने बना दिया। क्या किया कि सबसे पहले हम लोग लेते हैं आइस, और आइस का टेम्परेचर माइनस में ले लेते हैं, 0 से भी कम। तो यहाँ दे रखा देखिए -20 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस के टर्म में ये ए पॉइंट पे लिया है, ये आइस था। फिर जब हम लोग हीट देंगे, ये देखिए हीट यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये हीट जा रहा ना, ये तो इधर से हम लोग हीट देना शुरू करेंगे, तो ये 20 से -20 से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो -19, -18, -17, -15, फिर -10 हुआ, फिर -10 से कम होते होते -8, -7, -6, -4, -2, और इस तरह से फिर 0 आया। तो यहाँ पे आ गया, बी पॉइंट पे 0 आ गया। यानी जब हम यहाँ से हीट दे रहे थे तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा था, टेम्परेचर बढ़ते 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 ये 0 पे आ गया। ठीक, और ये लिखा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस।
आइस तो यहाँ पे भी ले रखा था, यहाँ पे भी आइस था, यहाँ पे भी आइस ले रखा हम लोगों ने, लेकिन ये आइस माइनस में था तो पूरा ही सॉलिड आइस था। अब यहाँ पे जब 0 डिग्री टेम्परेचर आ गया, आइस अभी भी सॉलिड फॉर्म में है, टेम्परेचर कितना 0 है। अब हम लोग यहाँ से हीट दे रहे हैं, ये इसके सामने अगर लेंगे तो इतना से ये अब हीट आगे देना शुरू कर रहे हैं। इधर से तो पहले दिए थे तो -20 से लेके 0 तक टेम्परेचर राइज किया, अब यहाँ से हीट देना शुरू कर रहे हैं तो टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, आइस जो है ना मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होके वाटर बना रहा है। जैसे जैसे हीट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आइस जो है ना मेल्ट होकर कम होता जाते हैं और हीट की क्वांटिटी बढ़ता जाता है। एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे पूरा ही आइस कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है और वाटर बन जाता है। अब यहाँ पे वाटर है एट 0 डिग्री टेम्परेचर, यानी यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आइस जो है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ है और इस वक्त कोई टेम्परेचर चेंज हुआ, हीट तो दिया गया है। कितना हीट दिया है, इसको हम लोग कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम लोग यहाँ पे लेटेंट भी लगा लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस के लिए क्या दे रखा है, 80 किलो कैलोरी पर केजी, ये कैलोरी के टर्म में दे रखा है। अगर हम लोग जूल में कन्वर्ट कर दें तो ये जगह 3.33 × 10⁵ जूल पर केजी, ये हमारा जूल पर केजी में है और ये केल्विन में दे रखा वाटर के लिए, आइस के लिए। अगर 1 ग्राम यानी कि 1 केजी आइस को अगर हम लोग लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं तो हमें कितना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए, वह है 80 किलो कैलोरी पर केजी, कैलोरी के टर्म में। और अगर जूल में बताना है तो 3.33 × 10⁵ जूल पर केजी, इतना हीट चाहिए 1 केजी आइस को 1 केजी वाटर में, कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इतना हीट चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे चले। अब यहाँ से क्या बताया कि यहाँ तक तो हीट दे दिया और ये वाटर कंप्लीट वाटर है, इसमें आइस नहीं है। और यहाँ से जब हम लोग हीट देना शुरू करेंगे, ये हीट बढ़ाना शुरू करेंगे तो अब ये टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है। टेम्परेचर राइज करते 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 ये लिक्विड फेज में है, यानी पानी है, मगर जैसे 0 डिग्री था तो 10 डिग्री आएगा, फिर 20 डिग्री आएगा, 25, 40, 45, 50, 60, 70, 80, ऐसे करते 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 ये 100 डिग्री पे आ जाएगा। ये जितनी बात सुन रही। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट चेंज नहीं हुआ, लिक्विड ही था वो, सिर्फ जो हीट दे रहे थे उससे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा था। अब यहाँ पे जब 100 डिग्री हो गया तो अब यहाँ से देखते हैं, इतनी बात क्लियर, आगे चले। अब देखिए यहाँ पे वाटर जो है, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस है। कितना वाटर है, 1 केजी वाटर है, क्योंकि 1 केजी के लिए यहाँ पे लिया हम लोगों ने, ये डेटा 1 केजी के लिए ले रहे हैं। तो 1 केजी वाटर है, उस वाटर को जब हीट देते हैं तो बॉयल करना शुरू करता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है यहाँ से, और वो लिक्विड से वेपर में चेंज होने लगता है। अब हम लोग हीट देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे। अब देखिए यहाँ स्टीम बन रहा है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, मगर ये वाटर बॉयल करना शुरू किया है और यहाँ पूरा ही वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया है, ये स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। ये स्टीम का टेम्परेचर बता रहा है कि यहाँ पे जो है ना 120 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि लिक्विड जो है ना वेपर में जब चेंज हो जाता है तो वेपर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री, मगर स्टीम का टेम्परेचर कितना, 120 डिग्री, उसमें हीट ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ से जो यहाँ तक जो हीट दिया गया है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हीट दिया गया है वो किस में काम आया है, सिर्फ लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए काम आया, स्टेट चेंज करने के लिए, लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए काम आया है। यहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं हुआ है। अब क्या दे रखा है यहाँ पे कि ये जो है, अगर हम लोग कैलोरी में बताते हैं तो 540 किलो कैलोरी पर केजी हीट की ज़रूरत पड़ता है, यानी 1 केजी वाटर को 1 केजी वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं कंप्लीटली, तो हमें कितना हीट की ज़रूरत है, 540 किलो कैलोरी, कैलोरी के टर्म में। और अगर जूल के टर्म में देंगे तो वो है 22.6 10⁵ किलो जूल पर केजी, ये जूल के टर्म में दे रखा, दोनों यूनिट में दे रखा है एनर्जी का, कैलोरी जूल दोनों में। इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन,
क्योंकि यहाँ लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे दे रखा है। और ये एक हमारा ग्राफ हो जाता है टेम्परेचर वर्सेस हीट का ग्राफ, ठीक, यहाँ पे हो गया। ये ग्राफ समझ में आ गया। अब इसका लेटेंट हीट का डेफिनेशन है वो मैं लिख देता हूँ। लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। बाकी वैल्यू जो है हम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम इस टेबल ग्राफ पे दे रखे हैं। तो यही वैल्यू याद करना वाटर के लिए। बाकी अगर कोई दूसरा लिक्विड दिया होगा तो उसके लिए टेबल पे दिया रहता है, या क्वेश्चन अगर दिया रहता है तो उसके क्वेश्चन में मेंशन करता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन कितना होता है। ठीक है, वाटर का तो डेटा हमने यहाँ पे इंट्रीज कर दिया है। ओके, अब मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। लेटेंट हीट क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ हीट required to convert from one state to required to convert unit mass from one state to another state at constant pressure and temperature। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, प्रेशर भी चेंज नहीं होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होगा, यूनिट मास। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज अ यूनिट मास फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक, तो मैं लिखता हूं इसको डेफिनेशन इन लेटेंट हीट जनरल। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन लिखा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट। कितनी बात सुनी, एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए एक यूनिट मास को कितना हीट की ज़रूरत पड़ेंगे, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहे तो उसी को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, हीट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू एम एल। ठीक है, एम एल लेते हैं। ये एल जो होता है ना, ये लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट क्या मतलब हुआ कि लेटेंट हीट जो है एक यूनिट मास के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने में कितने हीट की जरूरत होती है। तो यूनिट मास है ना, अगर मान लो मास ज्यादा है, एक जैसे यहाँ पे केजी में जैसे ग्राफ में देखा, मान लो वो 2 केजी है, 3 केजी है, तो जितना मास है उससे मल्टीप्लाई कर दिए। लेटेंट हीट को मास से मल्टीप्लाई, तो इतना हीट की जरूरत पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन एल जो है लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट एल को कैसे दिखाएंगे, एल इज इक्वल टू क्यू बाई एम। और यूनिट क्या हो जाएगा, क्यू को अगर जूल में लेते हैं, जूल पर केजी, ये यूनिट हो जाएगा, या फिर कैलोरी पर केजी भी ले लेते हैं, कैलोरी पर केजी भी है ये। कितनी बात सुन रही, तो ये हमारा यूनिट होता है। लेटेंट हीट का ये रिलेशन तो है क्यू बाई एम। कितनी बात सुन रही, लेटेंट हीट 2 तरीके का है। एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यह वाला जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है मेल्टिंग पॉइंट पे, और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जब वो लिक्विड से वेपर में चेंज होता है एट बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ये 2 डेफिनेशन मैं लेटेंट फ्यूजन, लेटेंट वेपराइजेशन और लिख देता हूँ यहाँ पे। आप ये तो बना ही रखा, बना लीजिए, ये डेफिनेशन में लिखे, मैं इसे मिटाता हूँ, बाकी ये 2 डेफिनेशन लिखता हूँ, इसे नोट करिए। लेटेंट हीट 2 तरह के हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये ठीक है, 2 हो गए। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन एंड वेपराइजेशन का डेफिनेशन मैं लिखता हूँ, ये आप लोग बना लीजिए, क्योंकि इसको मैं मिटाऊंगा, ये आप लोग बना लेना। ठीक है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन लिख दिया, मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिखा मैंने। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास फ्रॉम सॉलिड, यूनिट मास को हम लोग केजी में ले रखा है, यहाँ पे केजी है। यूनिट मास फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज डिनोटेड बाय LF। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF से डिनोट करते हैं। ठीक, यहाँ पे यूनिट मास को चाहे तो हम लोग 1 kg ले सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे लेकिन यहाँ पे यूनिट मास ही रहेगा जो जैसा होगा। जैसे 1 ग्राम का भी होता है, ऐसा नहीं कि लेटेंट 1 ग्राम का होता है। एसआई सिस्टम में दिखाते हैं, एसआई सिस्टम में ले रहे हैं या सीजीएस सिस्टम में ले रहा है। अगर सीजीएस सिस्टम में लेंगे तो मास के ग्राम में ले लेंगे, और अगर एसआई सिस्टम में लेंगे तो मास केजी में लेके चलेंगे। तो उस तरह से है, तो ये यूनिट मास इट्स ओके। ठीक है, लेटेंट फ्यूजन समझ में आ गया ये। अब जैसे यहाँ पे वाटर का लेंगे एसआई सिस्टम में, तो कितना है हमारा लेटेंट हीट,
80 किलो कैलोरी पर केजी या फिर 3.3 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा वाटर के लिए। बाकी और कोई लिक्विड हुआ, सॉरी और कोई सॉलिड हुआ तो उसके लिए अलग है वैल्यू दिया रहेगा, उसका टेबल दिया हुआ रहता है बुक में, उससे हम लोग टेबल से वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो लेटेंट डिफ्यूजन हो गया। अब लेटेंट हिंट ऑफ वेपराइजेशन का डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, इसे मिटा रहा हूँ, ये मैं पूरा ही मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसे पूरा नोट कर लिए, बना लीजिए, मिटा रहा हूँ। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का ये डेफिनेशन मैंने लिख दिया, मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्या है ये। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ यूनिट मास फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर, ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, at its boiling point is called latent heat of vaporization. It is denoted as LV, LV latent heat of vaporization, इस तरह से डिनोट करते हैं। बाकी तो हम लोग दिखाई रखा है कि वाटर का latent heat of vaporization कैलोरी के टर्म में 540 कैलोरी पर किलो कैलोरी पर केजी है, और जूल के टर्म में 22.6 किलो जूल, ठीक है ना, पर केजी है। 10 किलो जूल नहीं है, जूल पर केजी है, 22.6 10⁵ जूल पर केजी दे रखा है ये। तो ये हमारा वैल्यू हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया ये। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ हीट ऑन चेंज इन स्टेट। जब स्टेट चेंज हो रहा था तो हीट का क्या इफेक्ट होता है। इसी तरह से इस चेंज इन स्टेट पे प्रेशर का भी इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन चेंज इन स्टेट। जब चेंज इन स्टेट होता है तो प्रेशर का क्या क्या इफेक्ट होता है, तो उसका भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। तो अब हम लोग अगला जो टॉपिक करने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट कहाँ कहाँ होता है, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि मेल्ट होता है सॉलिड से लिक्विड में, एक होता बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक होता फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, वहाँ पे भी फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीज होता है, जमता है, लिक्विड से सॉलिड में जमता है, तो वहाँ पे भी स्टेट में चेंज होता है। तो प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट करता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट करता है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है। ओके, तो हम लोग एक एक करके सब करते हैं, इसे मैं मिटाता हूँ। ये देखते हम लोग अगला टॉपिक कर हम लोग, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये 3 पॉइंट दे रखा है, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है इन यहाँ पे, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है ये हम लोग देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग तो जानते हैं, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये मेल्ट करता है। कोई भी सॉलिड होता है उसका अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। जैसे आइस का ही मेल्टिंग पॉइंट लेंगे हम लोग तो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे और भी बहुत सारे, आइस सॉलिड होता है, लिक्विड में जब चेंज होता है तो 0 डिग्री पे चेंज होने लगता है। ऐसे बहुत सारे दूसरे सॉलिड्स होते हैं जिनका अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। वो एक चार्ट है, टेबल में दिया रहता है, वो वहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट, अब क्या बताया कि टेम्परेचर का तो हम लोग देख लिया इफेक्ट, अब हम लोग देख रहे हैं प्रेशर का। जैसे मान लो एक सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या हीट दे रहे हैं तो जाहिर है वो मेल्ट होगा। लेकिन अभी जो टेम्परेचर है हम लोग रूम टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले रहे हैं। अभी जो जितना भी अभी हम लोग ने करते हैं, जो डेटा दे रखा वो रूम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लेते हैं, 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो हीट दे रहे हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो रहा है वो तो रीड कर लिया कि भाई हमने इतना हीट दिया तो ये मेल्ट करना शुरू किया, इसका इतना मेल्टिंग पॉइंट है, इतने टेम्परेचर पे ये सॉलिड मेल्ट करना शुरू करता है। लेकिन उस वक्त प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा दें, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह पे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 3 कर ले या 1 से ज़्यादा कर ले, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा।
मेल्टिंग पॉइंट बढ़ भी सकता है, मेल्टिंग पॉइंट घट भी सकता है। कितनी बात सुन रही? तो क्या बताया कि अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो जो मटेरियल है, क्या देखा गया है, दो कैटेगरी में क्लासिफाई हो गया है। कैसे? बताया कि जब भी कभी हम लोग मेल्ट करते हैं यानी हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो सॉलिड को शुरू में जब हीट देंगे तो अगर वो मेल्ट की तरफ जाएगा तो पहले वो एक्सपैंड करेगा, जैसे हमने बताया था एक्सपेंशन, लीनियर, सुपरफिशियल, क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो वो सभी मटेरियल जिनको हीट देने के बाद वो एक्सपैंड करता है, तो उस पे अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्या समझ में आया? जैसे मान लो एक सॉलिड है, ये एक हमारा सॉलिड है, ठीक है, और जब हम लोग इसको हीट देंगे, हीट देते हैं हम लोग इसको, तो ये एक्सपैंड करेगा। क्या करेगा? ये एक्सपैंड करेगा। तो जब ये एक्सपैंड करेगा तो इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ये थोड़ी सी साइज बढ़ जाएगी। जब हीट देके मेल्टिंग पॉइंट पे लाएंगे तब, अभी मेल्ट तो नहीं हो रहा है मगर हीट तो देंगे, मेल्ट करेगा। तो जब वो एक्सपैंड करने लगता है, जब वो एक्सपैंड करने लगा, जैसे ये साइज से बढ़ के इतना हो गया, साइज बढ़ गया, तो अब अगर हम लोग इसको प्रेशर बढ़ाएंगे, यानी यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अगर हम लोग इसको ऐसा कर लेते हैं कि इसको ऐसी चीज़ में रख लेते हैं या ऐसा एक सोर्स ले लेते हैं जिससे हम लोग प्रेशर बढ़ा देते हैं, एक से ज़्यादा का प्रेशर हो जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, तो अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इंक्रीज कर जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? समझते हैं। जैसे मान लो ये सॉलिड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 10 डिग्री पे ये मेल्ट होना शुरू हो जाता था। क्या? एक सॉलिड था और एटमॉस्फेयर के में उसको मेल्ट करते थे, तो जब टेम्परेचर 10 डिग्री आता था तो वो मेल्ट करना शुरू कर जाता था। इतनी बात सुनिए। लेकिन ये जो मटेरियल है जब हीट देता तो ये एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड करा, ठीक। और जब ये एक्सपेंड करा तो क्या बताया कि अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने एक कंटेनर में ले लिया, यहाँ पे 1 एटीएम से ज़्यादा प्रेशर है, 1.5 हो सकता है, 2 हो सकता है, जितना भी हो, मगर प्रेशर बढ़ गया। अब जब प्रेशर बढ़ गया तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। क्या मतलब हुआ कि पहले वो 10 डिग्री पे मेल्ट होना शुरू हो जाता था, अब ये 10 डिग्री से ज़्यादा पे मेल्ट होगा। हो सकता है 11 डिग्री सेल्सियस हो, 12 डिग्री सेल्सियस हो या उससे ज़्यादा, मगर अब इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। कितनी बात सुन रहे? तो एक मटेरियल तो ऐसा होता है कि अगर हम लोग हीट देते हैं, मेल्ट करते हैं, तो उस वक्त वो एक्सपैंड होने लगता है, और जब वो एक्सपैंड होने लगता है और प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एक तो मटेरियल ये हो गया। दूसरा क्या बताया कि दूसरा वो मटेरियल होता है जब हम लोग उसको मेल्ट करने के लिए हीट देते हैं तो पहले वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, यानी उसका साइज कम होने लगता है। जैसे हमारा आइस, आइस जानते हैं, आइस का साइज ज़्यादा होता है, और जब हम लोग हीट देते हैं तो वो आइस जो ना सॉलिड से लिक्विड की तरफ जब चेंज होता है तो उसका साइज कम होने लगता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, उसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है। याद तो होगा हमने बताया था कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होता है? 4 डिग्री टेम्परेचर पे, लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है आइस का? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे तो मेल्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपेंड नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम लोग आइस का, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा दे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और कम हो जाता है। क्या मतलब हुआ मैं यहाँ बताता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही बारीकी है, वो समझिए। देखिए एक आइस ले लिया हम लोगों ने, आइस ले लिया, इसको ये हमने आइस ले लिया, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है ये, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसकी साइज थोड़ी सी और कम हो जाएगी, मेल्ट करेगा तो और थोड़ी सी कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो। अब क्या बताया कि इस पे अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा दें, पहले यहाँ तो 1 एटीएम पे था, ये 1 एटीएम पे 0 डिग्री सेल्सियस आता है। अब हम लोगों ने प्रेशर बढ़ा दिया, 1 एटीएम से ज़्यादा कर दिया, तो अब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? 0 से ज़्यादा, 0 से कम, 0 से कम, डिक्रीजेड, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, डिक्रीज कर जाता है इसका,
ठीक है, यानी ये 0 से कम पे मेल्ट कर जाएगा, -डिग्री पे ही मेल्ट करने लगेगा ये। कितनी बात समझ में आई? तो बताया क्या कि जो मेल्टिंग पॉइंट है उस पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो बताया क्या कि वो मटेरियल या वो सब्सटेंस जिसको हम मेल्ट करते हैं, अगर वो एक्सपैंड होता है तो उस केस में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा प्रेशर के बढ़ाने पे, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्रेशर के बढ़ाने पे उसका मेल्टिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। यानी जैसे ये 0 डिग्री है तो इससे भी ये कम हो जाएगा। अभी मैं और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है ना, अभी मैं एक और एग्जाम्पल बताऊंगा उसको, मगर यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। तो इसका एक डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, ये पॉइंट तो समझ में आ गया ना, ये एक डेफिनेशन मैं लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया इसको मैं पढ़ के समझाता हूँ क्या चीज़ है। जो मैंने यहाँ बताया था उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो क्या है, देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दो सब्सटेंसेस विच एक्सपेंड्स ऑन मेल्टिंग like paraffin wax, phosphorus, sulfur, etc. increases with increase in pressure। यानी जो सब्सटेंस एक्सपैंड होता है मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उसका अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। while the melting point decreases which contracts on melting like ice, cast iron, bismuth, एटसेट्रा व्हेन इंक्रीजिंग द प्रेशर। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो इन सब चीज़ों का प्रेशर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट हो गया। कहाँ तक बात समझ में आई? ये आगे चले। अब हम लोग देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, स्पेशली आइस का। यहाँ पे लिखा था ना हम लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट पे प्रेशर का क्या यूनिट होता है वो दिखा रहे हैं इफेक्ट। ठीक, मिटा दे, इसे नोट कर लीजिए, मैं मिटाऊंगा इसको। ये देखिए, एक हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का ले रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं मगर हम लोग आइस को लेके बताते हैं। आपने स्कूल के टाइम में देखा होगा, हम लोग बचपन में तो किया ही है, क्या चीज़ कि जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो गेट पे जो ना गर्मी के दिन में वो बर्फ़ वाला बेचता था। बर्फ़ वाला कैसे बेचता था कि उसके 10 रुपये का वो बर्फ़ का वो, मैं नाम भूल गया, मेरा दिमाग से निकल गया नाम। तो वो क्या करता था, बर्फ़ की वैसे एक उस पे लगता था, नीचे से पीसेस बुरादे बन जाते थे, और फिर वो बुरादे को क्या करता था, वो स्टिक डाल के हाथ से दबाता था, फिर वो आपस में जम जाते थे, फिर उसमें लाल कलर का, पिंक कलर का डाल के ब्लू कलर का दे देता था, फिर हम लोग खाते हुए चले आ रहे थे, आ जाते। तो मैं नाम भूल गया उसका, आपको याद हो तो आप समझ लेना, समझ तो गए ना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो वो जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। वो वही है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। क्या होता है, देखिए, वो पहले बड़ा सा पीस लिया, आइस का पीस होता था, और एक लकड़ी में जो ना एक बहुत तेज उसके लोहे का कटर होता था, उस पर ऐसे घसता था तो नीचे बुरादे आ गए। अब वो क्या हो गए, छोटे छोटे पीसेज होगा आइस के। ठीक, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना, 0। ठीक, उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 है, वो बुरादे हो गए। तो अब वो क्या करता था, जब वो उसको हाथ में लेके जोर से इसे दबाता था तो क्या हमने प्रेशर बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया हमने, प्रेशर। पहले जो इधर था बुरा पीसेस थे छोटे छोटे, वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था, लेकिन जब हमने हाथ में लेके उसको ऐसे दबाया लकड़ी डाल के, ठीक है ना, लकड़ी डालकर जब हमने हाथ पे दबाया ऐसे, तो हमने प्रेशर बढ़ा दिया, बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने से क्या हुआ, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, यानी 0 से भी कम हो गया। अब वो जो छोटे छोटे पीसेस थे वो मेल्ट हो गए, मेल्ट हो गए कितना, लिक्विड बन गए सब। क्या हो गया, वो सब लिक्विड पानी बन गया। और फिर जैसे वो हाथ में रखा था थोड़ी देर, तब तक तो वो पानी बना रहा, पानी बन रहा था उसी के अंदर, और जैसे उसको छोड़ेंगे तो प्रेशर घट गया, प्रेशर घट गया। तो जब प्रेशर बढ़ाया था तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया था, वो 0 से कम पे भी मेल्ट कर रहा था, यानी पानी बन रहा था। जैसे हमने प्रेशर घटाया, दोबारा से वो फ्रीज हो गया, दोबारा से, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट तो आया ही नहीं था। फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री पे है ना, तब फ्रीज करेगा। सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट तो 0 डिग्री पे है, तो 0 डिग्री पे मेल्ट करेगा वो। हमने तो प्रेशर बढ़ाकर फ्रीजिंग पॉइंट को कम किया,
बर्फ जो है ना लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी पानी बन गया। और फिर जैसे हमने प्रेशर हटाया तो अभी भी टेम्परेचर उसका 0 से नीचे ही था। अब वो 0 पे आते आते फिर वो दोबारा से जम जाता है, और वो सारे पीसे जो ना एक दूसरे से चिपक जाते हैं, डंडी भी उसी में चिपक जाती है अंदर में, और फिर उसके ऊपर से लाल ब्लू कलर जो भी था दे देते हैं। ठीक है, कुछ समझ में बात आई कि जब हम लोगों ने हाथ में रख के प्रेशर बढ़ाया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 से भी कम हो गया, और कम टेम्परेचर माइनस में वो चला गया। अब जैसे हम लोगों ने उसको छोड़ेंगे तो प्रेशर दोबारा से बढ़ गया, सॉरी प्रेशर दोबारा से घट गया। जब प्रेशर घट गया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 पे आके फिर वो पानी दोबारा से जम गया। वो जो पानी बना था उसका वो दोबारा से जम गया, और जब दोबारा से जम गया तो फिर वो हम एक जैसा एक सॉलिड बॉल की तरह हो गया। वो सॉलिड बॉल की तरह है तो छोटे छोटे पीस में ही, मगर एक साथ सब जुड़ गए। ठीक है, इसको एक टर्मिनोलॉजी से बताते हैं, वो है, उसको कहते हैं रेजिलेशन। रेजिलेशन का मतलब क्या होता है? री मतलब दोबारा, जिलेशन मतलब फ्रीज होना, यानी कि लिक्विड बनना और फिर दोबारा से फ्रीज हो जाना। इसको एक वर्ड दे रखा है रेजिलेशन, रेजिलेशन, इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं रेजुलेशन। यानी एक बार प्रेशर बढ़ाकर हम लोग जल्दी से उसको मेल्ट कर देते हैं, लिक्विड बना देते हैं, लेकिन जैसे प्रेशर हटाते हैं वो दोबारा से लिक्विड जो है ना जम जाता है, और जम के फिर सॉलिड बन जाता है, फिर सारे पीसेस एक दूसरे से जम जाते, ज्वाइंट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं रेजुलेशन। रेजुलेशन का एक छोटा सा डेफिनेशन दे रखा है, मैं ये लिख देता हूँ, समझ में आया है आइस पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। एक और दे रखा है, पहले मैं इसका डेफिनेशन बता देता हूँ, एक और एग्जाम्पल दे रखा हूँ मैं बताऊंगा, इसका एप्लीकेशन भी बताऊंगा, पहले इसका मैं डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन दे रखा मैं रेजुलेशन का, द फिनोमेना इन विच आइस मेल्ट्स व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड अगेन फ्रीजेस व्हेन प्रेशर इज रिमूव्ड इज कॉल्ड रेजुलेशन। क्या मतलब हुआ? यानी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम लोग प्रेशर जब बढ़ाते हैं तो आइस का फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, और जैसे प्रेशर हटाते हैं वो दोबारा से फ्रीज हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेजुलेशन। इसका इफेक्ट यानी एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर का जो है, कई सारे हमारे डेली लाइफ में हम लोग एप्लीकेशन है, उसको हम बताते हैं कौन कौन सा एप्लीकेशन है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्रीजिंग पॉइंट का। एप्लीकेशन कौन कौन सा है तो वो मैं एक एप्लीकेशन बता देता हूँ, कौन कौन सा एप्लीकेशन है। एक एग्जांपल और दे रखा, क्या बताया कि मान लो एक बड़ा पीस ले लेते हैं आइस का। आइस का देखा हो ना, जहाँ आइस बनते हैं तो बड़े बड़े स्लैब होते हैं आइस के। ठीक है, तो क्या बताया कि मान लो ये एक स्लैब ले लो, ऐसे बड़ा सा आइस का स्लैब ले लेते हैं। ठीक, ये हमने आइस का स्लैब ले लिया, ये ऐसे। ठीक, और यहाँ पे हम लोग वुडन का स्टैंड लगा दिया, ये वुडन स्टैंड है, ये स्टैंड पे रखा हुआ है, ये स्टैंड पे रखा हुआ, लकड़ी का स्टैंड बना दिया, ये लकड़ी का स्टैंड पे रख दिया। ठीक, तो बड़ा आइस का पीस और दोनों तरफ लकड़ी का, और इसके बीच में क्या किया देखिए, इसके बीच में हम लोगों ने एक इधर जो है ना, एक वजन इधर और एक वजन इधर हैंग कर दिया, और ये जो ना वायर ले लिया। वायर का मतलब मान लो लोहे का तार ले लिया, और एक तार को बर्फ पे बीच में रख दिया, और इधर 5 किलो या 10 किलो का वजन लटका दिया, इधर भी 10 किलो का वजन लटका दिया। क्या, राइट में भी 10 किलो का वजन, अब 5 किलो 10 किलो जो भी चाहो लटका दिया, लेफ्ट में भी वैसे लटका दिया। और वो वायर जो है ना, वो वायर है जैसे सिल्वर वायर है, कॉपर वायर है, आयरन वायर है, रख दिया उसको। तो वो अब दोनों तरफ से वेट लगेगा, इधर भी 10 किलो इधर भी 10 किलो, तो 10 किलो का वजन लगेगा। तो उसकी वजह से वो वायर पे जो ना बर्फ पे एक तरह का प्रेशर बढ़ेगा। क्या हुआ? उस वायर की वजह से बर्फ पे एक प्रेशर बनेगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना, पतंग के धागे से गर्दन कट जा रहे हैं, कैसे पतंगे, क्योंकि वो बहुत बारीक होता है, बहुत तेज होता है, जब वो उस बहुत प्रेशर से लगता है ना तो वो स्किन को काट देता है ना, तो गर्दन कट जाते, बहुत देखा होगा। वैसे बहुत सारे आजकल इंसिडेंट हो रहा है, चाइना वाला जो तार आते हैं और फाइबर वो आता है, धागे आते हैं, उसमें होता है। ऐसे ही बताया गया कि इस पे हम लोगों ने तार रख दिया और दोनों तरफ से वेट लटका दिया। अब क्या देखते हैं कि उसके प्रेशर की वजह से, तार की प्रेशर की वजह से प्रेशर बढ़ गया, तो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट वहां पे कम हो गया, वो मेल्ट हो गया। ठीक है, तो वो सॉलिड से लिक्विड हो गया। अब वो क्या हुआ, तार वजन पड़ने की वजह से वो नीचे चला गया, फिर नीचे चला गया, लेकिन जैसे वो नीचे गया ऊपर वाला पानी दोबारा से जम गया,
ऊपर वाला पानी फिर से जम गया, फिर वो नीचे का प्रेशर लग रहा था, नीचे एक सेक्शन में आ गया अब वो नीचे जब जाएगा तो नीचे वाला पे प्रेशर लगाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, फिर वो मेल्ट हो जाएगा तो फिर वो तार नीचे चला जाएगा, और फिर वो जैसे नीचे जाएगा वो पानी फिर दोबारा से जम जाएगा। तो ऐसे पता चला कि पूरा तार ऊपर से नीचे चला जाएगा और बर्फ का पीस नहीं होगा। वो जैसे पहले हट मेल्ट होके लिक्विड हो रहा था, फिर तार नीचे जा रहा था, फिर वो ऊपर वाला ज्वाइन हो जा रहा था, फिर वो नीचे गया, ऊपर वाला ज्वाइन हो गया, फिर नीचे गया, ऊपर वाला ज्वाइन हो गया। पता चला कि तार नीचे गिर गया जमीन पे, ठीक है, मगर बर्फ भी वैसे ही सिंगल पीस ही रह गया, सिंगल पीस रह गया, क्योंकि दोबारा से वो जुड़ते गया। वो किसके से? रेजुलेशन प्रोसेस से। तो प्रेशर के बढ़ने की वजह से वो ऐसा नहीं कि दो पीस हुआ, अब मेल्ट करता गया, ज्वाइन करता गया, मेल्ट किया, ज्वाइन किया, तार नीचे लोड की वजह से नीचे चलता गया, चलता गया, चलता गया, बाद में तार बाहर भी हो गया, मगर ये एक सिंगल पीस ही था। ठीक है, ऐसा होता है। ये भी एक एग्जाम्पल है, और भी कुछ कॉमन एक एप्लीकेशन है। मैं आज सिर्फ एप्लीकेशन और इसका बताता हूँ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, इसका कुछ एप्लीकेशन वो बताता हूँ आज के लिए। ठीक है, बाकी कल हम लोग करते हैं, अगले क्लास में कर लेंगे। यहाँ तक मिटा देते हैं, मिटाने के बाद मैं कुछ एप्लीकेशन लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन है रेजुलेशन का, लेकिन हम एक दो ये बता देते हैं जो बहुत कॉमन है, जो हम लोग आप लोग देखते हैं। कैसे दे रखा? कन्वर्टिंग ऑफ, पहला जो एप्लीकेशन रखा, कन्वर्टिंग ऑफ स्नो इनटू स्नोबॉल। कन्वर्टिंग ऑफ स्नो इनटू स्नोबॉल क्या मतलब हुआ? जैसे बहुत दफ़ा हम लोग हिल एरिया में जाते हैं, ठंड एरिया में, जैसे देहरादून, सिलीगुड़ी, नैनीताल, मसूरी वगैरह ठंड एरिया में जाते हैं, तो वहाँ बर्फ़बारी होते हैं। तो बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ जो ना ऐसे गिरते रहते हैं छोटे छोटे पीस में। हम लोग क्या करते हैं, जो लोग वहाँ पे खेल जाते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो क्या होता है, बर्फ़ को उठाते हैं ऐसे हाथ में दबा लेते हैं, तो बड़ा सा बॉल होता है, फिर एक दूसरे को मारते हैं बॉल बना बना के। तो वो दबा के बॉल कैसे बना लेते हैं? जब वो दबाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से वो आइस कम टेम्परेचर पे भी मेल्ट करता है, माइनस पे भी मेल्ट कर जाता है, और मेल्ट करने जैसे प्रेशर आता है वो दोबारा से फ्रीज हो जाता है, और फ्रीज होने के बाद फिर वो छोटे छोटे जो पीसेस थे वो एक बड़ा बॉल के फॉर्म में ले लेता है। तो वो रेजुलेशन का इफेक्ट होता है। इसी तरह से स्केटिंग ऑन आइस ईजियर एंड फास्टर, क्या बताया कि बर्फ पे स्केटिंग करना, जैसे सरफेस पे ऐसे करते हैं स्केटिंग, तो देखा होगा व्हील लगा के करते हैं, और बर्फ पे जो स्केटिंग होती है ना, वो एक फ्लैट वो होता है, स्केटिंग का वो होता है, बेस होता है, तो पैरों में लगा के एक फ्लैट होता है। तो जब वो बर्फ पे चलता है ना, तो हमारा बॉडी के वेट से प्रेशर बढ़ जाता है बर्फ पे। क्या हो जाता है? वो बॉडी वेट से प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से वो जो उसके स्लैब के, या जो वो हमारा ब्लेड है, उसका टेक्निकल नाम होगा, उतना मुझे पता नहीं भाई, ठीक है, तो उसका जो है ना, उसके प्रेशर की वजह से वो आइस मेल्ट कर जाता है, और वो जो स्केटिंग बेड है या ब्लेड है, वो बहुत फास्ट चलने लगता है, क्योंकि वो जो मेल्टेड वाटर, जो आइस है मेल्टेड, जो मेल्ट करके आइस लिक्विड बनता है, वो एक लुब्रिकेंट के तौर पे काम करने लगता है। लुब्रिकेंट का मतलब क्या हुआ? वो चिकनापन देने लगता है, वो पॉलिश सरफेस देने लगता है, वो और आसानी से और तेजी से चलने में हेल्प करने लगता है। ठीक है, तो वो जो हम लोग पैरों में लगा के चलते हैं, उसके बॉडी के वेट की वजह से वो बर्फ मेल्ट करता, पानी बनता है, और वो काफ़ी हेल्प करता है स्पीड लेने और तेज चलने में। ये भी एक रेजुलेशन का एग्जाम्पल है। और भी जैसे दे रखा है कि जैसे गाड़ी वगैरह ले जाते हैं हम लोग, तो गाड़ी जाते हैं तो बर्फीले एरिया में जाते हैं, तो बर्फ़ में तो जब वो पहिए का जो लोड पड़ता है, तो वो बर्फ़ पिघल जाता है, पिघल के पानी हो जाता है। वो पानी जो है ना, उस पहिए को भिगा देता है, लेकिन जैसे वो पहिया ऊपर जाता है, यानी नीचे से ऊपर जाता है, वो जम जाता है, या कहीं जाकर रोकते हैं तो वो टेम्परेचर पे जम जाता है। पूरे पता चला कि व्हील में पहिए बर्फ़ ही जमा हुआ, जबकि वो पहले बर्फ नहीं था, पहले वो पानी के फॉर्म में था, भीगा हुआ था, खाली व्हील भीगा हुआ था, लेकिन वो कम रेजुलेशन की वजह से प्रेशर बढ़ा था, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से मेल्ट हो गया था, वो पानी हो गया था। अब वो पूरे पहिए को भिगा दिया, अब जाके जैसे आगे जाते हैं या रुकते हैं, तो वो क्या होता है, फिर फ़ौरन जम जाता है। पता चला कि पूरे पहिए पे या गाड़ी के अंदर वो उस पे बर्फ़ जम जाता है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। ये हमने बताया कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ कॉमन एग्जाम्पल हमने बताया।
ठीक है, कैसा लग रहा है? जैसा भी लग रहा है, वो बच्चे जो नए हैं और पहली दफ़ा हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर वो चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पढ़ना और समझना चाहते हैं, ऐसे कंटेंट को देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वो बच्चे 11th-12th में जो हैं और जो नीट जेईई की तैयारी करें, वो तो कर ही लें क्योंकि उनको फ़ायदा ही करना है। और वो बच्चे जो 8th एंड 10th बिहार आने वाले दिनों में नीट जेईई की तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं, तो हमसे जुड़े, हमारे साथ आए, जुड़े। हम उनको प्रोग्राम भी देते हैं, प्लान भी देते हैं, एग्जीक्यूशन भी कराते हैं, कैसे क्या करना, बहुत सारे प्रोग्राम चल भी रहे हैं। तो वो बच्चे जो चाहते हैं एक बार में अटेम्प्ट को क्रैक करना, वो ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ कम्युनिकेट करें। ओके, थैंक यू।